नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को लखनऊ में थे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, संस्थापक सदस्य दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया। जनसंघ बीजेपी, जो आज की बीजेपी है, उसकी मूल पार्टी है। आज़ादी के बाद जनसंघ की स्थापना हुई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके संस्थापक थे, जैसा मैंने आपको बताया। ये तीनों नेता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, देश के कद्दावर नेता गिने जाते हैं। और इनमें एक कॉमन थ्रेड ये है कि ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो ये देश के बीजेपी के तीन कद्दावर ब्राह्मण चेहरे हैं। आज इन प्रतिमाओं के लोकार्पण के साथ ये सवाल भी सियासी गलियारों में है कि क्या बीजेपी ब्राह्मण समाज को कोई संदेश दे रही है। यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि एक दिन पहले ही लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक की है, जिसमें ज्यादातर बीजेपी के ब्राह्मण विधायक थे। समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी के भीतर ब्राह्मणों की जातिगत गोलबंदी के तौर पर पेश कर रही है, उस पर राजनीति कर रही है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन इस पूरे मसले पर, इस पूरी पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक मनोज राजन त्रिपाठी, जिन्होंने महीना भर पहले इसी कार्यक्रम में, जब ठाकुर समाज की बैठक, ठाकुर समाज के विधायकों की बैठक हुई थी, तो उन्होंने ये खुलासा किया था कि सुगबुगाहटें चल रही हैं और जल्द ही ब्राह्मण समाज के विधायक भी बैठक करेंगे। तो मनोज जी, उस बैठक पे हम आएंगे, लेकिन शुरुआत ताज़ा खबर के साथ। ये मैंने जैसा बताया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, विशाल प्रतिमाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और एक जोर शोर के ऐलान के साथ किया गया लोकार्पण। क्या संदेश है? देखिए, संदेश तो खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये देना चाहती है कि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो या दीनदयाल उपाध्याय हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, ब्राह्मणों की इन प्रतिमाओं से ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने की एक कोशिश भी है। और इसी तरीके से कुछ और कद्दावर नेताओं की, जिन्होंने जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी तक एक लंबा सफर तय किया है, 2 सीटों से आज तीसरी बार सरकार भी बनाई है, लगातार तीसरी बार की बात कर रहा हूं, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको भी एक ऊंचा कद देने की कोशिश की है। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर भी बनाया है। चुनाव के पहले राम मंदिर का बाकायदा तौर पर उद्घाटन भी किया गया, लोकार्पण भी किया गया, यानी उसमें पूजा पाठ शुरू हुआ। और अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर पताका भी वहां पर फहराई। लेकिन नतीजे उस मंदिर के मुताबिक नहीं आए। और ये नेता अटल बिहारी वाजपेयी हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या दीनदयाल उपाध्याय हो, वास्तव में इस पार्टी के अगवाकार रहे, संघ के अगवाकार रहे, और पार्टी इनसे बंधी रहती है। लेकिन इस पार्टी का जो बीज है, इस पार्टी का जो बरगद है, उसके मूल में, उस बीज में, उस जड़ में, तने में, शाखाओं में और आबार है फलों में, अगर कहीं कुछ है तो वो है भगवान राम। वहीं से इंडक्शन है, वहीं से शुरुआत है, और वहीं पर आज शिखर पर पताका फहरा रही है जी। दिक्कत लेकिन जहां पर है, वो जिस सवाल पे अभी आप आने वाले हैं, दिक्कत जहां पर है वो ये है कि उस मंदिर से लेके इन मूर्तियों तक, असल बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में सरकार हो या संगठन हो, इन दोनों ही जगहों पर ब्राह्मण अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। और शायद ये मूर्तियां, ये मंदिर, उन पे एक मरहम रखने की कोशिश जरूर है, उन पर एक फाहा रखने की कोशिश जरूर है, लेकिन अब उनकी दिक्कतें और बढ़ती जा रही हैं। काम नहीं हो रहे हैं, सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, लिहाजा ग्राउंड जीरो पर, फील्ड पर अब उनके लिए दिक्कतें ज्यादा सामने आ रही हैं। लेकिन फिर भी एक बार इन मूर्तियों का लोकार्पण करके भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया, बताया, जताया कि ब्राह्मण उनके लिए मायने रखते हैं।
बिल्कुल। आते हैं अब उस बैठक पर जो बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। लखनऊ में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। एक विधायक के घर पे 50 के करीब ब्राह्मण विधायक जुटते हैं। नाम तो दिया जाता है कि भाई कोई सहभोज है, लेकिन साफ तौर पर वो एक गोलबंदी के तौर पर सियासी गलियारों में उसे लेकर चर्चा हो रही है। आप उस बैठक को कैसे देखते हैं कि वही वाकई वो कोई सहभोज था या फिर वो एक गोलबंदी थी, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि पिछले विधानसभा सत्र में ठाकुर समाज के विधायकों ने इसी तरह की एक बैठक करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया था परोक्ष रूप से। सहभोज की जगह अगर इसको भड़ास भोज भोज कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। भड़ास ज्यादा थी इस पूरे भोज में। ये कुशीनगर के ब्राह्मण विधायक हैं पीके पाठक, जो जिनके घर पर जो 16वीं मंजिल 17वीं मंजिल पर जिनका घर है, उस घर में ये सारे विधायक इकट्ठा हुए और नीचे तकरीबन 100-125 उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक वहां मौजूद थे। कहने को बात यह भी आई है कि नीचे हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया, लेकिन ऊपर चलते हैं, 17वीं मंजिल पर चलते हैं, लिफ्ट का बटन दबाते हैं तो कुशीनगर के जो विधायक है पीके पाठक, उनके यहाँ ये बैठक हुई और इस बैठक में लगभग लगभग सारे विधायक मौजूद रहे। 2-4-5 जो गायब थे उनमें से 2-3 को खबर मिलने के बावजूद उनको अपनी अपनी बैठकों में जाना पड़ा। 2-4 और ऐसे थे जो इस बैठक में जानबूझ के नहीं आ पाए और बाकी जो थे उन्होंने मिलकर अपनी भड़ास इस भोज के दौरान निकाली। भड़ास कैसी? भड़ास इस बात की कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला अगवाकार नहीं है, लीडर नहीं है, कैप्टन नहीं है। अब एक ताज्जुब की सी बात है, इनका इस बैठक में साफ तौर पर कहना था कि सरकार तो हमारी सुनती ही नहीं है। लेकिन शिकायत नंबर 2 और शिकायत नंबर 3 बड़ी महत्वपूर्ण है। शिकायत नंबर 2 यह है कि संघ भी हमारी नहीं सुन रहा है और शिकायत नंबर 3 उससे भी ज्यादा दमदार है कि संगठन भी नहीं सुन रहा है। यानी ब्राह्मण जो अभी तक सिर्फ ठाकुरवाद के नाम पर ठाकुरवाद का आरोप लगा के अपने आप को उपेक्षित बता रहा था, सिर्फ सरकार को सामने रखकर, लेकिन अब वो संगठन और संघ पर भी उतर आया है और उसका साफ तौर पर यह कहना इस बैठक में साफ तौर पर कहा गया है कि न संघ सुन रहा है, न संगठन सुन रहा है, न सरकार सुन रही है और वो बिल्कुल उपेक्षित और अलग थलग पड़ चुके हैं। इन ब्राह्मण विधायकों की जो भड़ास है, जो ये भड़ास भोज हुआ है, इस भोज में यह भी कहा गया है कि इसमें 4 सूत्रीय एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा जिसकी बैठक अभी जल्द होना बाकी है, जिसमें यह तय होगा कि संघ में, संगठन में और सरकार में कम से कम ब्राह्मण का एक कोऑर्डिनेटर हो जो कम से कम ब्राह्मणों की बातों को उच्च मंच तक ले जाए। मसलन संघ के जिस दायरे में वो आते हैं वहां का कोई प्रमुख पदाधिकारी उसके बीच का कोऑर्डिनेशन करे। संगठन में जो आते हैं तो मान के चलिए प्रदेश अध्यक्ष या संगठन मंत्री के बीच का एक कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। तीसरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी सरकार की अगुवाई करने वाले मुख्यमंत्री के पास कहने वाली हमारी बात कोई कोऑर्डिनेटर हमारा होना चाहिए। इन्होंने यह भी तय किया कि अगर सुनवाई हमारी नहीं की जाएगी तो जो डिफरेंट फोरम्स हैं ब्राह्मणों के, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हो या ना जुड़े हो, उन फोरम्स पर भी ब्राह्मण अपनी नाराजगी जाहिर करने जाएगा। लेकिन कमाल यह है कि इसमें कई विधायक इसलिए नहीं आए कि वो आना ही नहीं चाहते थे। वो इस तरीके के ब्राह्मण भोज या भड़ास भोज में शिरकत ही नहीं करना चाहते थे। उनको मालूम था कि हम इसमें गए, बिहार में एक ट्रकों के पीछे लिखा रहता है छूले बेटा तो गेले, तो उनको लगा कि अगर हम इसमें गए, क्योंकि ब्राह्मणों में ठप्पा लग चुका है इस बात का कि वो सरकार की मुखालफत हर मंच पर कर रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस बैठक में अगर सरकार के रूप में सबसे बड़ा कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है तो दिनेश शर्मा कर रहे हैं, जो एक बार डिप्टी सीएम थे और अभी भी हैं राज्यसभा में। दूसरे ब्रजेश पाठक है जो इस वक्त डिप्टी सीएम है।
लेकिन दोनों ही नदारद थे। कोई नहीं आया, कोई सांसद नहीं आया, संगठन का कोई व्यक्ति नहीं आया। तो कुल मिला के ब्राह्मणों की ये बैठक मेंढक तोलने जैसी हो गई है। 10 मेंढक तराजू के एक तराजू पे रखे गए, छठा वाला कूद के बाहर हो गया। छठे को उठा के जैसे अंदर रखा, चौथा वाला कूद के बाहर चला गया। एक बात कहना चाहता हूं आपसे। मैं एक संस्थान में काम करता था, बड़ा संस्थान था। उस संस्थान के जो मालिक थे, उस संस्थान के जो संपादक थे, उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि अगर एडिटोरियल में 10 लोगों की वैकेंसी है तो उस वैकेंसी में 6 गधे और 4 घोड़े रखने चाहिए। वजह कि अगर सब घोड़े रख दिए जाएंगे तो सबके पास हॉर्स पावर होगी, सब हिनहिनाएंगे, सब 2 टांगों पर खड़े होंगे और ये कहेंगे कि लीडर हम। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो हॉर्स पावर युक्त घोड़े हैं, हिनहिनाते हैं और आज तक अपना एक लीडर न चुन पाए, न बना पाए, न ये तय कर पाए कि चलो इसको हम अपना लीडर बनाते हैं। एनडी तिवारी कांग्रेस के वक्त पर का एक खासे लीडर थे ब्राह्मणों के। सरकार भले ही कांग्रेस की रही हो, लेकिन एनडी तिवारी के नाम पर एक चेहरा था जो ब्राह्मणों की सुनता था। कमलापत त्रिपाठी हुआ करते थे, वो एक ब्राह्मण नेता हुए। थोड़ी सी ब्राह्मण नेतागिरी लेकिन लगभग लगभग छोटे स्तर पर चलाई सतीश चंद्र मिश्रा ने बहुजन समाज पार्टी के दौरान। जनेश्वर मिश्रा जरूर समाजवादी पार्टी के दौरान थे, लेकिन वो बहुत बड़े ब्राह्मण नेता नहीं थे, बल्कि समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण चेहरा थे, ब्राह्मण नेता नहीं थे। तो ये ब्राह्मण खुद कंफ्यूज है कि वो अपना नेता चुने कैसे। बाकी ये बैठक इन्हीं मुद्दों पर खत्म हुई है, या मैं यूं कहूंगा कि बीच में डिस्पर्स भी हुई है, डिस्टर्ब भी हुई है, और एक बार फिर यह तय किया गया है कि जल्दी ही हम आगे बैठेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने दी। पिछले 24 घंटे में तरह तरह की खबरें हमने पढ़ी, लेकिन ये जानकारी वाकई बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी है। तो इसकी आगे की पॉलिटिक्स पे आते हैं। अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, काफ़ी लंबा ट्वीट है, उसकी एक लाइन है कि भाई जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मैं कोट नहीं कर रहा हूं, उसका क्रक्स ये है कि जब प्रधानमंत्री लखनऊ आ रहे हैं तो उन्हें उस भोज से भी अवगत करवा दीजिए जो आपके खिलाफ विधायकों ने किया था। तंज कस रहे हैं इस ब्राह्मण बैठक को लेकर। शिवपाल यादव ने तो ऑफर दे दिया, अगर वहां नहीं आपका सम्मान हो रहा है, यानी बीजेपी में नहीं हो रहा है, तो हमारे इधर चले आइए। कोई संभावना समाजवादी पार्टी इसमें देख रही है क्या कि ये अगर इतनी बातें हैं जो आपने भी कही, तो पीडीए का ए जो अगड़े कहते हैं अखिलेश यादव, वो ब्राह्मणों में कोई संभावना देख रहे हैं कि भैया ये ले आइए वोट इधर? देखिए, समाजवादी पार्टी से सबसे ज्यादा अगर कोई नाराज है या अखिलेश यादव का जो पोस्चर आता है, उस पॉलिटिकल पोस्चरिंग में सबसे ज्यादा अगर कोई नाराज है तो ठाकुर नाराज है। और ठाकुर ये बताता है कि अखिलेश यादव ठाकुर विरोधी है। अब आइए ब्राह्मण, तो मैंने कभी इतने अपने करियर में ब्राह्मणों को कभी अपना वोट समाजवादी पार्टी को देते नहीं देखा। हाँ, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में एक सिरफुटौल चल रही है, एक उठापटक चल रही है, एक कुश्ती चल रही है, और उस कुश्ती के दौरान अगर उसका कोई पॉलिटिकल नफा लिया जा सकता है या उसको यूं ही उसके तार को झंझनाया जा सकता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, और अखिलेश यादव वही कर रहे हैं। अब इससे बड़ी बात आता हूं, ये हो गई बात ट्वीट की। अब आते हैं फोन की। इन ब्राह्मण नेताओं को फोन पहुंचे। अच्छा। संगठन मंत्री धर्मपाल ने फोन किया। सबसे पहले किसको किया? पीके पाठक को, जो कुशीनगर के विधायक है, इस पूरी भड़ास भोज और सहभोज के आयोजक हैं, जिनके फ्लैट में। उनसे कहा गया कि ये क्या किया आपने, और ये क्यों कर रहे हैं आप, और किस आधार पर कर रहे हैं। उन्होंने उनको थोड़े बहुत जवाब दिए कि वो चूंकि हम लोग सहभोज कर रहे थे तो ये हुआ कि हमें आपस में बैठना चाहिए, और पिछले कुछ दिनों पहले कुटुंब बैठक के नाम से ठाकुरों ने भी एक बैठक की थी। बोले हाँ, लेकिन आप लोगों ने इसमें जिस तरीके से लीकेज की है, जिस तरीके से ब्राह्मण विरोध सरकार और संगठन के खिलाफ दिखाया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपको अपनी भरसक जानकारी के आधार पर यह बता रहा हूं कि उन्होंने इसके बाद अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया।
धर्मपाल यानी संगठन मंत्री का दूसरा फोन पहुंचता है रमेश मिश्रा के पास, जो बदलापुर से विधायक है, जो कल की इस बैठक भड़ास भोज और सहभोज में शामिल थे। उनको पहुंचा और उनको भी डपट और चपत लगाई गई। ये इस तरीके की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी कि आप ये कहेंगे कि संगठन, संघ और सरकार, हमें तीनों, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। इस तरीके की बातें नहीं सुनने दी जाएगी। अब ये कूद कूद के जो मेढक पहले तराजू में इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे, ये खुद ही इधर उधर टर टर करके कूद के भागने लगे। ये एक समस्या हो गई, क्योंकि इनको प्रबल आलोचक माना जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बड़ी साफ बात बताऊं, जरा इससे अंदाजा लगाइएगा। जो ठाकुर विधायकों ने बैठक की लखनऊ के 5 स्टार होटल में कुटुंब के नाम से, उस बैठक में सांसद भी थे, सरकार के कई मंत्री भी थे और बाकायदा विधायक भी थे। यानी सरकार के मंत्रियों का वहां शामिल होने का मतलब साफ है कि वो सब संगठन के पक्ष में बात कर रहे हैं। ये उन्होंने मैसेजिंग आगे दी कि ब्राह्मणों के विरोध से कुछ नहीं होगा, हम सब एक रहेंगे, क्योंकि हमें लगातार कि ठाकुरों की सरकार है, ठाकुरवाद चल रहा है, इसको लेकर हमें बदनाम किया जा रहा है, लिहाजा हम इस पर एकजुट होकर ऐसी बातों का जवाब देंगे। सरकार और संगठन के भीतर से अगर इस तरीके की कोई अफवाहबाजी कर रहा है या इस तरीके का परसेप्शन सरकार के खिलाफ बना रहा है, तो हम उसमें बाकायदा तौर पे उसका काउंटर करने का काम करेंगे। अब देखिए, इसी तरीके से अयोध्या में कुर्मियों की बैठक हुई, क्योंकि कुर्मी बड़ी तेजी से छिटक रहा है भारतीय जनता पार्टी से। यादव उत्तर प्रदेश में 7% है और कुर्मी उत्तर प्रदेश में 6% है। सबसे ज्यादा कुर्मी चित्रकूट में है, लेकिन चित्रकूट हारी, भारतीय जनता पार्टी हारी। फतेहपुर में नंबर 2 पर कुर्मी सबसे ज्यादा है, लेकिन हारे। नरेंद्र मोदी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर 2 लाख कुर्मी है, लेकिन आप विश्वास मानिएगा कि महज 12 से 14% कुर्मियों ने वोट दिया। हाँ, थोड़ी महिलाएं पूरी तरीके से कट गई कुर्मी की। उसकी वजह कांग्रेस का वो फॉर्म था जिसमें खटाखट ट्रांसफर करने की बात कही जा रही थी। तो कुर्मियों को इकट्ठा करने के लिए, कुर्मियों को फिर से जोड़ने के लिए, क्योंकि 7% यादव जो इनका नहीं है, 6% कुर्मी जिसमें से इनको ज्यादातर वोट मिलता था, वो छिटक रहा है, लिहाजा पंकज चौधरी को बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। अब इस अध्यक्षीय के लिए कौन चल रहा था कि ब्राह्मण नाराज है, लिहाजा ब्राह्मण बनाया जाएगा। तो हरीश द्विवेदी को उम्मीद थी कि शायद वो बनाए जाएंगे या कोई ब्राह्मण चेहरा सामने आएगा, नहीं आया। स्वतंत्र देव सिंह खुद लगे थे इस बात के लिए कि वो कुर्मी चेहरा बन के अध्यक्ष बनेंगे, नहीं बने। पंकज चौधरी आए, और पंकज चौधरी को बनाने के पीछे की वजह है कि वो गोरखपुर के हैं और मुख्यमंत्री पर नजर रखेंगे और संगठन का दबाव बना के रखेंगे। इन सारी चीजों में अयोध्या में कुर्मियों की हुई, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह शामिल थे, अच्छा, जिसमें अनुप्रिया पटेल अपना दल की शामिल थी। ये कुर्मियों की बैठक हुई है, ठाकुरों की कुटुंब के नाम से हुई। एक बैठक लखनऊ में एक बहुत बड़ी स्कूल की चेन है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, चेन है, उस स्कूल के ऑडिटोरियम में लोध कम्युनिटी के विधायक, लोध कम्युनिटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। उन्होंने लोधों पर बातचीत करना शुरू की कि किस तरीके से उनकी हिस्सेदारी सरकार में तय हो सके। लेकिन इस अंदाज में लोध के भी विधायक, सांसद, पदाधिकारी इकट्ठा हुए उस बैठक में। ब्राह्मण ये नहीं कर पाए। इसमें सबसे ज्यादा वोकल थे पीके पाठक, रमेश मिश्रा, प्रकाश द्विवेदी के साथ कई घटनाएं हो चुकी हैं। जिस बुंदेलखंड में सारी कुर्मी सीटें लगभग हार दी गई, उस बांदा में जहां जबरदस्त कुर्मी है, एक ब्राह्मण विधायक के नाते वो सबसे बड़ा दावा अपना पेश करते हैं कि कुर्मियों के बीच से भी हम जीत कर आए। उनके ऊपर तमाम सारे सरकारी बंदिशें लग चुकी हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं, सारे विधायकों के काम नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चक्कर है। कुल मिला के ऐसा मान लीजिए कि ब्रजेश पाठक जैसा स्वास्थ्य मंत्री, वो अपने विभाग में विधायकों की सिफारिश पर एक ट्रांसफर नहीं करा पाते और सेशन 0 चला जाता है। इन सबका मानना है कि उनके काम नहीं हो रहे। लेकिन मैंने आपको बताया ठाकुर, मैंने आपको बताया कुर्मी, मैंने आपको बताया लोध, इसमें प्रतिनिधित्व तो बहुत जबरदस्त था। सांसद भी थे, मंत्री भी थे, विधायक भी थे, पदाधिकारी भी थे। लेकिन ब्राह्मण की पहली मीटिंग, जिसको हम लोगों ने कब
ब्रेक किया था मैंने और नीरज जी आपने। बिल्कुल बिल्कुल वो आपने। नहीं नहीं, हमने आपने किया था। लेकिन वो बैठक कल होती है और हम्म। आज फोन पर उनकी समस्या सुनने के बजाय उनको फिर एक बार कड़वी घुट्टी पिला दी गई कि कायदे से रहोगे तो फायदे से रहोगे। ये बैठक संगठित ही नहीं कर पा रहे हैं, अपना लीडर ही नहीं चुन पा रहे हैं। वो लीडर जो कम से कम एक डिप्टी सीएम के रूप में ब्रिजेश पाठक है, वो लीडर जो कम से कम दिनेश शर्मा के रूप में एक ब्राह्मण नेतृत्व है, वो सब नहीं इकट्ठा हो रहे। ब्राह्मणों ने अपनी स्थिति खुद बेहद कमजोर कर रखी है और इनके पास सिर्फ एक ही चीज बची है कि ये सरकार ठाकुरों की है, इस सरकार में ठाकुरवाद चल रहा है, केवल ठाकुरों के काम चल रहे हैं। इस परसेप्शन को बनाते बनाते ब्राह्मण अपना ही परसेप्शन खराब करते चले जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। आपने इतनी बात हो रही है और इतनी कड़वी घुट्टी पिला दी गई, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो आपने समाजवादी पार्टी को लेकर तो ब्राह्मणों का रुख बताया, लेकिन क्या मायावती इस पॉलिटिक्स में कहीं खड़ी नजर आती हैं आपको? भाई नाराजगी का कोई हासिल भी तो होगा ना। मतलब आप जब आंकड़े देखते हैं, कोई हमसे ही पूछता है कि यार 89% वोट तो 2022 में ब्राह्मणों ने बीजेपी को ही दिया था, 2017 में भी 82% 85% वोट बीजेपी को ही दिया था, तो ये वोट तो ले दे के बीजेपी को ही देंगे। रामानंद सागर की एक फिल्म आई थी आरजू, उसमें राजेंद्र कुमार एक गाना गाते हैं, राजेंद्र कुमार जो जुबली कुमार थे, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहां जहां जाइएगा हमें पाइएगा। तो इनके पास नीरज जी न कोई चारा बचा है, न कोई घर बचा है, न ये अपनी समस्याएं सुलझा पाएंगे, न ये किसी फोरम पर जा पा रहे हैं, न ये मैसेज दे पा रहे हैं कि हम इस कदर इकट्ठा हो गए हैं कि ब्राह्मण अगर चुटिया बांध ले तो धरती हिला सकता है। चौक चौराहे नुक्कड़ पान की गुमटियों चाय की टपरियों पर खड़ा होकर वो माहौल बिना बना देंगे कि सरकार संगठन और संघ सबको जता देंगे कि ब्राह्मण है तो मुमकिन है। कुछ नहीं कर पा रहे। मैं एक छोटी सी घटना एक बताना चाहता हूं। एक बहुत बड़े अफसर के घर में उनके पिता की डेथ हुई। 4-5 ब्राह्मण एक गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में बैठ के उसके यहां गए। मैं भी उसी गाड़ी में था, मुझे भी जाना था। वहां पहुंचे तो उस अफसर ने कहा कि हमें बताया एक पंडित जी ने कि वो घट जो है वो घर में बांधा जाता है, एक ने कहा है कि नहीं शमशान में ही बांधा जाता है, तो एक ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ वैसा होता है, इनके यहाँ ऐसा। सबने अपना अपना ज्ञान बघारा, ब्राह्मण ज्ञान। तो उन्होंने कहा आप ही जब एक नहीं है तो कैसे ब्राह्मण एक होगा। इसके बाद उसी गाड़ी से सब फिर वापस हुए। एक ब्राह्मण विधायक जैसे उतरा तो 4 बचे। चारों ने कहा सबसे बड़ा मुखबिर यही है ब्राह्मणों का, यही सबसे मुखबिरी करता और सबको कमजोर बनाता है। गाड़ी आगे बढ़ी। अब एक और उतरा, 3 बचे। उन्होंने कहा ये दोनों रंगा बिल्ला है, ये दोनों रंगा बिल्ला है, इनसे हमें बचकर रहना है और ब्राह्मणों को बचा के रखना है। इसके बाद एक और उतरा और 2 बचे। उन दोनों ने कहा ये तीनों जाकर अपना काम कराने के लिए अफसरों के पैर छूते हैं, जाकर मुख्यमंत्री के यहां दंडवत होते हैं, हमारी कोई बात इनके सामने लीक नहीं होनी चाहिए। आखिर में एक उतरा और एक बचे और एक हम बचे। तो जो एक बचा था लास्ट में उसने मुझसे कहा चारों के चारों एक नंबर के बकवास लोग हैं, ब्राह्मण कभी एक हो ही नहीं सकता। मैं खुद उसका गवाह हूं, मैं खुद उसका सबूत हूं और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ऐसे में आप समझ सकते होंगे कि वो बैठक जो हम 1-1.5 महीने पहले करने वाले थे वो कल हुई, आज डपटे भी गए। और अब दावा इस बात का जरूर है कि हम इस बैठक को फिर करेंगे और डिफरेंट फोरम से अपनी आवाज उठाएंगे। अब ये फोरम कितने मजबूत होंगे, ये दावा कितना फौलादी होगा, और ये प्रस्ताव लाने का जो विचार है, जो ऐलान है, इसमें कितनी दम है, ये आगे आने वाले वक्त में आपको दिखाई देगा। क्योंकि कुटुंब के नाते ठाकुरों ने, कुर्मियों के नाते अयोध्या में कुर्मियों ने, और लोध ने लखनऊ के एक बड़े ऑडिटोरियम में आपसी एकता तो दिखा दी, लेकिन ब्राह्मण
फिर छिटक के दूर है। ब्राह्मण फिर एक दूसरे से कट रहा है, और ब्राह्मण वही है जो उस गाड़ी में बैठ के एक एक के उतरते उसी पर निशाना साधने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। पूरी ब्राह्मण पॉलिटिक्स और उसका जो सूरत हाल है जिस अंदाज में समझाया है, मुझे लगता है कि उसके बाद तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाती है। लेकिन फिर भी वो आखिरी बात जो मनोज राजन त्रिपाठी ने कही कि बैठक अभी और होंगी, और जिस तरह से अलग अलग मंचों पर अपनी आवाज उठाने की बात ब्राह्मण बिरादरी कह रही है, वो कितनी मजबूत, कितनी फौलादी और कितनी बारूदी होगी, ये आने वाले दिनों में हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। फिलहाल आपने पूरी जानकारी दी, तफसील से हमें समझाया। मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। आज के लिए नमस्कार।